नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान की तरफ से सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला जो है चलाया जा रहा है। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए मैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे संस्थान की तरफ से 4 जनवरी से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक नई बैच जो है शुरू हो रही है, जिसका समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये जो नया बैच है ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड में आपके लिए उपलब्ध रहेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज यहाँ पर आप लोगों को करवाया जाएगा और प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हेड ऑफिस से ही एक नई बैच जो है शुरू हो रही है। इसका तारीख है 8 जनवरी से। ये क्लास भी शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक संचालित होगा। यहाँ पर संपूर्ण पाठ्यक्रम के कवरेज के साथ प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी यहाँ पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, उसको सही कालक्रम के हिसाब से जमाना है। ऑप्शन ए में दिया है आर्य आंदोलन मुंबई, ऑप्शन बी में दिया है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन और ऑप्शन डी में दिया है जंगल बचाओ आंदोलन। यहाँ पर अगर सही कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन ए है आर्य आंदोलन मुंबई, ये 2010 में घटित घटनाक्रम से संबंधित है, जहाँ पर आर्य नामक जो क्षेत्र है वहाँ हरे पौधे की कटाई के संबंध में स्थानीय लोग जो है आंदोलन किए थे। वहीं हम बात करें चिपको आंदोलन के बारे में तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। यहाँ पर 1970 में उत्तराखंड में वनों को काटने से बचाने के लिए लोग उससे चिपक जाते थे। इस प्रकार जो है वनों की कटाई का वो विरोध करते थे। इसके प्रणेता के रूप में हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को जानते हैं। वहीं हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है 1980 के दशक से, जहाँ पर मुख्यतः इस आंदोलन का जो विरोध था वो नर्मदा नदी पर बने या बनाए जाने वाले बांधों के ऊपर था। मेधा पाटकर जो है इस आंदोलन की प्रणेता रही हैं। वही हम जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में बात करें तो ये 1970 के दशक के अंत में और 1980 के शुरुआती दशक में जो है ये शुरू हुआ था। ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है बिहार के सिंहभूम जो जिला है वहां से संबंधित है, जो वर्तमान में भी झारखंड में आता है। प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए कालक्रम के हिसाब से जमाने के लिए तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, डी, सी और ए। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी या 3 बी डी सी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए वायुमंडल में हरित गैस सांद्रता का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी ओजोन परत क्षरण की रोकथाम, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करना और ऑप्शन ई है औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यहाँ पर सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यूएनएफसीसी का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें शामिल है वायुमंडल में हरित गृह गैस की सांद्रता का स्थिरीकरण करना और एक दूसरा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करना। वही हम बात करें
हरित गृह गैस के बारे में। तो ये जो हरित गृह गैस होता है, ये एक ऐसा गैस है जो वातावरण में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। सूर्य के द्वारा जो हमारे पृथ्वी पर प्राप्त ऊष्मा है, ये उसको वातावरण में बांधता है, बांध कर रख देता है और वातावरण को गर्म कर देता है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए और डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म गैसों को वायुमंडल में उसकी सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम के अनुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब उल्टा, किसके आधार पर, उनकी सांद्रता के आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हमारा सबसे पहला जो गैस है वो होता है नियॉन। नियॉन जो है सांद्रता के आधार पर पहले नंबर पर आ जाएगा। वहीं हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आएगा हीलियम। नियॉन और हीलियम के पश्चात तीसरे नंबर पर आएगा वो गैस है मीथेन। थर्ड नंबर पर आ जाएगा हमारा मीथेन। वही हम फोर्थ नंबर के बारे में बात करें तो वहां पर आ जाएगा क्रिप्टॉन। फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ये जो हमारा सीक्वेंस है वो सांद्रता के आधार पर हमने जमाया है। इसके अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डी सी ए बी ई इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, इसके सामने दिया हुआ है दांत, टीथ, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी फ्लोराइड प्रदूषण दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी से इसका संबंध नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनेट का अम्ल वर्षा से संबंध नहीं है। वहीं ओजोन रिक्तता का संबंध होता है हमारे चर्म कैंसर से। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाए। वही हम बात करें ए बी सी ऑप्शन के बारे में तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो संबंध होता है वो होता है अम्ल वर्षा से। वातावरण में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है बढ़ जाता है तो वहां पर अम्लीय वर्षा जो है होता है। अम्ल वर्षा जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से 5.7 के आसपास होता है। ये जो पीएच होता है ये पानी के प्राकृतिक गुण को खत्म कर देता है और इसका जो प्रभाव है ये हमारे वनस्पति जगत पर, जंतु जगत पर और साथ ही साथ जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक है, भवन है, उस पर पड़ता है। वही अगर हम बात करें फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध किससे है तो फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध है दांतों से। फ्लोराइड जो होता है पानी में पाए जाने वाला एक खनिज है, उसकी अत्यधिक मात्रा से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है और फ्लोरोसिस से दांतों तथा हड्डियों में हार्डनेस आ जाता है, कठोरता आ जाता है और क्षयित होने लगता है। वहीं हम बात करें ऑप्शन सी के बारे में, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, तो इसका संबंध है भोपाल गैस त्रासदी से। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित घटना था जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीले गैस का स्रावन होने से, लीक होने से कई लोग मारे गए थे। ये यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री में घटना घटित हुआ था। यूनियन कार्बाइड, इस फैक्ट्री में क्या कार्य चल रहा था तो यहाँ पर चिपकने वाले पदार्थ जैसे ग्लू हो गया, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हो गए, उसका जो है निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर का संबंध है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थ युग्म में से कौन सा टार्च, इलेक्ट्रिक आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। हम इलेक्ट्रोड के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए,
निकिल और कैडमियम जो है इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी जीनोन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। यहां पर अगर हम आतिशबाजी की बात करें तो आतिशबाजी मतलब पटाखों में, तो बेरियम का प्रयोग जो है हरे रंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेरियम क्या करता है, तो बेरियम जो है पटाखों का जो सेल्फ लाइफ है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और ये आतिशबाजी में हरे रंग को देता है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बन नैनोट्यूब्स का निर्माण किया गया? कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होता है? ये जो कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप मतलब एलोट्रॉप्स। यहां पर कार्बन के छोटी छोटी श्रृंखलाओं के द्वारा एक पतले धागेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। ये मानव जो बाल है उसकी तुलना में 1,00,000 गुना क्या होता है, पतला होता है और अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो है वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। इसका जो संबंध है वो है आइजीमा से। आइजीमा जो है नैनोट्यूब्स के संबंध में निर्माणकर्ता के रूप में संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाएगा। जब हम लोग इसको पानी में घोलते हैं तो ये दूध के समान सफ़ेद रंग का हो जाता है। और वही हम बात करें इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो प्रति अम्ल के रूप में या एसिडिटी के इलाज में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो हमारे पेट की अम्लीयता को कम करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसान या जिसको हम लोग जानते हैं गॉड पार्टिकल के रूप में, गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण भी हम लोग बोलते हैं। इसका जो संबंध है एस.एन. बोस से है, सत्येंद्र नाथ जो बोस है उनसे है। बोसान कण क्या होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का सब पार्टिकल है और इसके अंदर असीमित मात्रा में ऊर्जा जो है निहित होता है। अभी इसके बारे में जो है रिसर्च का कार्य चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल गैस या जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण होता है? तो जल गैस या वाटर गैस क्या होता है, जब हम कोयले के ऊपर लगभग 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जलते हुए कोयले पर 900 से 1000 डिग्री तापमान पर वाष्प प्रवाहित करते हैं, तब हमें मिलता है वाटर गैस या जल गैस। ये एक प्रकार का ईंधन है जो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस के सम्मिश्रण से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? चारकोल या जिसको हम लोग काष्ठ कोयला के नाम से जानते हैं, चारकोल या काष्ठ कोयला जो है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी का भंजक आसवन क्या होता है, तो इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, कोयला जो प्राप्त होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोल या काष्ठ कोयला कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्लास्टिक के बारे में सही कथन का जो है हमें पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, प्लास्टिक का आविष्कार 1846 में क्रिश्चियन सोनबेन ने किया था। ऑप्शन बी देखते हैं, प्लास्टिक लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के बहुलक होते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, प्लास्टिक का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर। बात करें हम यहाँ पर बहुलक के बारे में, पॉलीमर किसको कहते हैं, तो पॉलीमर होता है छोटे छोटे मोनोमर या एकलक अणुओं के जुड़ने से बना हुआ लंबी श्रृंखलाओं वाला एक चैन है जो बहुलक या पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संशोधित स्पिरिट होती है। संशोधित स्पिरिट क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है 100% इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टिंक्चर आयोडीन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 95% इथाइल एल्कोहल। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेथिल स्पिरिट। जो संशोधित स्पिरिट होता है उसको बार बार आश्रित करके क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ये रंगहीन होता है और इसमें बहुत ही मादक जो है महक होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 95% इथाइल एल्कोहल इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बेकेलाइट किन पदार्थों के संगठन से बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट जो है वो एक प्रकार का ऊष्मा और विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है जो बनता है फिनाइल व फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से। इसका प्रयोग जनरली जो किचन में प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन होते हैं उनके हत्थे को बनाने में किया जाता है। चूंकि ये ऊष्मा का कुचालक है इसलिए वो हत्थों को गर्म होने से बचाता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनाइल व फॉर्मेल्डिहाइड इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान करना है। एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है धातु, उपधातु और उसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, तो चलिए सूची को मिलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिथियम। लिथियम जो है हमारे आवर्त सारणी में प्रथम जो धातु है उसको कहा जाता है। अगर आप आवर्त सारणी में देखोगे तो पहले आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस प्रकार से सीजियम, फ्रांसियम तक ये चला जाता है। पहले धातु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एस ब्लॉक है, वहाँ पहला धातु लिथियम हो जाता है। वहीं हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में तो ब्रोमीन का संबंध है हमारे आवर्त सारणी के बारे में कि ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा ब्रोमीन का संबंध हो जाएगा एकमात्र द्रव अधातु से। वही पारा के बारे में आप जानते हो, एकमात्र द्रव धातु है। और सिलिकॉन के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये एक अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाली उपधातु है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए का चौथा नंबर, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जो होता है एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जहां पर छोटे छोटे रेशों के समान संरचनाएं जो है मौजूद होता है। वहां हम लोग प्रयोग करते हैं बोरॉन का। इसका प्रयोग करने से क्या हो जाता है, वो विद्युत रोधी हो जाता है और उसमें हार्डनेस आ जाता है, कठोरता आ जाता है। उसका प्रयोग हम लोग प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने में, पानी टंकी बनाने में, पाइप बनाने में करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरान इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल के बारे में हम बात करें तो जनरली ये जो पाम ऑयल तेल होता है उसमें अधिकतर जो है शामिल रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है इसमें मिलाया जाता है और उच्च ताप पर जब उसको घुमाया जाता है तो वो क्या बनाता है, वनस्पति घी का निर्माण करता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से सुरक्षित रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। आप सभी को पता है कि लोहा का जो ऊपर में हम लोग जिंक का परत लगाते हैं तब वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। हमारा जो ऑप्शन सी है जिंक या यशद करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाना है, जस्ते का परत लगाने को हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, डीकंपोजर के बारे में नीचे बताई गई कौन सी विशेषता डीकंपोजर पर लागू नहीं है। कौन सी विशेषता लागू नहीं है वो देखना है। बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए, वे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा को अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित करते हैं। देखिए, डीकंपोजर या जो अपघटक होते हैं वो किसी भी पोषी स्तर तक जो है ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में तो डीकंपोजर भी मैला ढोने वाले होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं, ये कथन सही है। ऑप्शन सी में हम बात करें वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, ये कथन भी हमारा सही है। इन प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विशेषता डीकंपोजर पर लागू नहीं है, तब हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग है। कौन सा भाग है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है वो हमें बताना है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मज्जा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सबको पता है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है ये हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें हम तो हमारा जो मस्तिष्क है ये 3 भागों से जो है हम लोग मिलकर इसको पढ़ते हैं। पहला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाला का जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और ये थर्ड वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क है ये मेनली 4 भागों से मिलकर बना होता है, जहां पर सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, घ्राणपिंड और डायनसेफेलान आते हैं। ये जो चारों पार्ट है ये हमारे अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, जहां पर हमारा जो सेरिब्रम है ये बुद्धि विचार, याददाश्त, तर्क शक्ति, निर्णय से संबंधित जो डिसीजन मेकिंग के संबंध में जो कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात करें तो ये हमारे भूख प्यास, शरीर के तापमान, भावनात्मक क्रियाओं के ज्ञान आदि से संबंधित होता है। घ्राणपिंड का जो संबंध होता है वो हमारे सूंघने के लिए होता है, घ्राण मतलब सूंघने के संबंध में है। वहीं हम डायनसेफेलान के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके लिए साइट है या राइबोसोम जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में वसा संश्लेषण और ऑप्शन डी में श्वसन। आप सबको पता है कि जो दलहनी जो फसल होते हैं
दलहनी फसल के जो जड़ है पादपों में, उसमें गांठें पाई जाती है और उन गांठों में पाया जाता है राइजोबियम नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये जो जीवाणु है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के जड़ों में, गांठों में संचित करते हैं, फिक्स करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधों में न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए जरूरी है, वो उनमें अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए जरूरी है, जिससे वो प्रोटीन का उत्पादन कर सके। इससे पादप का क्या होता है, ओवरऑल विकास होता है। प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन देखते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा कथन है, पौधों में क्लोरोफिल होता है। और तीसरा कथन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। वही हम बात करें तीनों कथनों के बारे में, तो हमारा जो कथन नंबर 3 है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी के जो दो कथन है, कथन 1 और 2, वो हमारे सही हो जाएंगे। कथन 1 और 2 जो है हमारा सही है। वही हम बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। वॉल या दीवार शब्द से तात्पर्य है, आपको समझ आ रहा होगा कि किसी प्रकार की ये सुरक्षा से संबंधित कार्यों को कर रहा होगा। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका होता है, उसका जो पहला जो आप आवरण देखते हो, जो उसके आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल एक प्रकार का सेलुलोज से बना पॉलीमर है, बहुलक है, जो इसको कठोरता प्रदान करता है और सुरक्षा संबंधित कार्यों को करता है। ये जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ये जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्राचीन, पुराना, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक वाला। ये उस प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पृथ्वी के उत्पत्ति और उद्भव के पश्चात जो सर्वप्रथम जीव हुए उनसे संबंधित है। यहाँ पर पूर्णतः विकसित कोशिकांग का अभाव होता है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो है इसमें समानता दर्शाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त के थक्का जमने से संबंधित कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन डी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विटामिन के और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फॉलिक एसिड। हमारा रक्त के संबंध में थक्का से संबंधित है विटामिन के। विटामिन के के कारण हमारा जो रक्त का थक्का है वो बनता है। वही हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो वहां पर हिपेरिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विटामिन के इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया था। हमारा जो ऑप्शन ए है सेलुलोज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा एमसीक्यू सीरीज जो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है इसका फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।